हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मेशन समझेंगे, कैसे फॉर्मेशन होता है, साथ साथ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है और साथ साथ फोर्स प्लेटों के बीच में कितना लगता है और कितनी एनर्जी स्टोर होती है, ये सब डिस्कशन इस लेक्चर में मैं करने जा रहा हूँ। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है, काफ़ी पूछा जाता है। तो एक तो सबसे पहले यही ध्यान रखें कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लेते हैं उसमें जो हमारी प्लेट्स होती हैं वो नॉन कंडक्टर की होती हैं, और नॉन कंडक्टर की रखने के पीछे कारण ये होता है कि उसके अंदर जो वॉल्यूम है उसमें भी एनर्जी स्टोर होती है और उसकी सराउंडिंग में बाहर भी एनर्जी स्टोर होती है। तो इसलिए रखते हैं। और एक कोरोना डिस्चार्ज का जो कारण है वो रहता ही है। कोरोना डिस्चार्ज में ये होता है कि अगर हमारा कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस हो जाता है तो जो एयर के पार्टिकल है, मॉलिक्यूल है, उसकी तरफ को खींचे चले आते हैं और लाइट जो है वो इमिट होती है उस समय पर। तो कोरोना डिस्चार्ज के कारण और एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन जो वॉल्यूम में होता है उसके कारण हम सदा नॉन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक शीट ऑफ चार्ज लेके चलते हैं। तो देखें कि कैसे बनता है और किस तरीका से इसका फिर एक्सप्रेशंस निकलते हैं। कि हम इस तरीका से ले सकते हैं कि एक प्लेट ले लें पहले हैं और सिमिलर नॉन कंडक्टिंग प्लेट इधर रख दें। इसके ऊपर इसकी जो इनर सरफेस है प्लेट की, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज देना शुरू करें इधर की तरफ। जब इसको पॉजिटिव चार्ज दे देंगे तो जो हमारी ये प्लेट होगी, इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर की तरफ आ जाएंगे इनर सरफेस पे और ये चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। इसके ऊपर आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये इंजेक्शन प्रोसेस हो रही है और इंजेक्शन के कारण ऐसा हो रहा है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ की तरफ अट्रैक्ट करेगा और प्रोटॉनों को रिपेल करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे वो इधर की सरफेस पर आ जाएंगे और जो प्रोटॉन रिपेल होंगे वो इधर की सरफेस पर आ जाएंगे। उसके बाद इस पॉजिटिव चार्ज को ग्राउंडेड कर देंगे, यहाँ से आउटर सरफेस को ग्राउंडेड कर दें इस तरीक़ा से। ये ग्राउंडेड हो जाएगा और ग्राउंडेड होने के बाद जो ये वाली प्लेट है, ये पॉजिटिव जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसे कंपनसेट कर देंगे और इतने इलेक्ट्रॉन जितना है पॉजिटिव चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इस पर्टिकुलर जो प्लेट है इसकी आउटर सरफेस पर पहुँच जाएंगे, जिससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और इसके चलते जो ये पॉजिटिव चार्ज है इस पर नहीं होगा। तो उसके बाद इस चार्ज को हटा दें जैसे ग्राउंडेड करें, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे ग्राउंड से, अर्थ की सरफेस से, और जो आउटर सरफेस है उसको उसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, जिससे ये जो चार्ज है ये ख़त्म हो जाएगा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस वो हमारा जनरेट हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि जो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन है उसमें हम सब जानते हैं कि क्यू जो होता है चार्ज वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल चलता है। जब हमारा चार्ज बढ़ता है तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, और जब हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं Q बराबर C/V। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू जो होती है यहाँ पे ये Q/V आ जाएगी और V यहाँ पे कहलाता है पोटेंशियल। और यहाँ पोटेंशियल जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण होगा और इस नेगेटिव चार्ज के कारण होगा। इन दोनों के बीच के जो सेपरेशन है प्लेट के बीच का उसको D कर दें। जो सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स है उसको D रखें। D इज द सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स। एरिया ऑफ द प्लेट जो है वो उसे ए ले लें, ए इज द एरिया ऑफ प्लेट, और दोनों प्लेट इक्विवेलेंट है तो दोनों का एरिया जो है वो सेम होगा, एरिया ऑफ प्लेट्स। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को जाएंगे। इस तरीका से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज जनरेट हो जाएंगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और ये सब पैरेलल और इक्विडिस्टेंट रहेंगी। पैरेलल होंगी लाइन ऑफ फोर्सेज और इक्विडिस्टेंट होंगी। तो ये लाइन ऑफ फोर्सेजों को दिखा दें, पूरे में दिखाना होगा हमें ये पैरेलल और इक्विडिस्टेंट। पैरेलल और इक्विडिस्टेंट का मतलब है कि जो लाइन ऑफ फोर्सेज हैं वो यहाँ से यहाँ की तरफ चलेंगी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव से लाइन ऑफ फोर्सेज निकलती हैं और नेगेटिव की तरफ आती हैं। तो लाइन ऑफ फोर्सेज जो पॉजिटिव से निकलती दिखाएं और नेगेटिव की तरफ को दिखाना है। तो सबसे पहले यही करना है हमें
कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मेशन पहले सबसे पहले महत्वपूर्ण है। ये हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है इसकी इनर सरफेस को, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इंडक्शन से, इस आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, ये पॉजिटिव के कारण होगा, जो प्रोटॉन है उनके रिपल्सन के कारण पॉजिटिव चार्ज प्रोटोनों को रिपेल करेगा, और जो इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उसे ग्राउंडेड से न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। साथ में ये जो सिस्टम पूरा बनेगा पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके कारण ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैलकुलेट करेंगे कितना पोटेंशियल जनरेट होगा। तो हम सब जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और दूसरी वाली जो प्लेट है उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ले लें, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पी के लिए लिख दे हैं, मैंने थोड़ा सा स्पेस कम था इसलिए यहाँ नहीं लिखा है उसे। पी का मतलब है परमिटिविटी। तो पी जो है परमिटिविटी को बता रहा है, एप्सिलॉन नॉट जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को बताएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट के कारण जो पॉजिटिव प्लेन शीट ऑफ चार्ज है उसके कारण इधर की तरफ जाएगा, और नेगेटिव के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी इधर की तरफ जाएगा। तो ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं वो दोनों ऐड हो जाएंगे, जिससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसके कारण, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसके कारण, और जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। सिग्मा को हम क्यू अपॉन ए ले सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास सिग्मा होता है उसे हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज सेड टू बी सरफेस चार्ज डेंसिटी, एससीडी। ब्रीफ में लिखते हैं इसको एससीडी। एस का मतलब सरफेस, सी का मतलब चार्ज, और डी फॉर डेंसिटी। और इसको डिफाइन करते हैं क्यू अपॉन ए। चार्ज क्यू, एरिया ए, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू होगी क्यू अपॉन ए। तो सिग्मा यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा हमारा क्यू अपॉन ए, और ई हो गया हमारा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हमसे पूछता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट हो रहा है, तो ई का जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ई इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसका फंक्शन है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देख रहे हैं, दिस इज द फंक्शन ऑफ सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी पर निर्भर करता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिग्मा को बढ़ाना पड़ेगा। और सिग्मा हमारा कैसे बढ़ेगा, सिग्मा बढ़ाने का कारण, सिग्मा दो तरीका से बढ़ सकता है। ज़्यादा चार्ज को कम एरिया में रखें, कम एरिया में, तो सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि क्यू ज़्यादा है और एरिया हमारा कम है, तो सिग्मा ज़्यादा है। तो सिग्मा को बढ़ा के हम ई की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी यहाँ से, और पोटेंशियल डिफरेंस जब हम निकालेंगे वी यहाँ, तो वी की जो वैल्यू है वो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ हो जाएगा वी इक्वल टू ई इंटू डी, जहाँ ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, वी पोटेंशियल डिफरेंस है, और डी सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स है, इन दोनों प्लेटों के बीच का सेपरेशन डी। और ई हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यहाँ जनरेट हो रहा है, और डी यहाँ पे हमारे सेपरेशन है। तो ई की वैल्यू पुट कर दें यहाँ सिंपली, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी ई इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और ये डी आ जाएगा है, तो ये वी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा हमें, वी इक्वल टू क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से हमें ऑब्टेन हो ही गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशंस। तो यहाँ से हम देख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस किस पर निर्भर कर रहा है, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, डी के ऊपर निर्भर कर रहा है, क्यू पर निर्भर कर रहा है। यहाँ पे चार्ज हमने कितना दे रखा है, ये जो वैल्यू है वो चार्ज क्यू की वैल्यू है, जो हमने क्यू यहाँ पे इसको दिया हुआ है। ए एरिया ऑफ द प्लेट है, एरिया ऑफ द प्लेट पर निर्भर कर रहा है, और एप्सिलॉन नॉट माध्यम की प्रॉपर्टी है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के ऊपर। एप्सिलॉन नॉट हमारा फिक्स होता है क्योंकि परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस की वैल्यू फिक्स है, लेकिन अगर हमारे यहाँ माध्यम भर जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस हो जाएगा एप्सिलॉन से। अगर हम माध्यम भर दें हैं
तो एप्सिलॉन नॉट को किससे रिप्लेस कर देंगे माध्यम के लिए, वो एप्सिलॉन से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशंस चेंज हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड उस समय पे हो जाएगा हमारा Q अपॉन ए एप्सिलॉन, और V जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा QT अपॉन ए एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन यहाँ पे क्या कहलाएगी, हियर एप्सिलॉन इज सेड टू बी परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, मीडियम को फिल किया है। मैं बहुत डिटेल डिस्कशन दूंगा कि कैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है जब यहाँ पर हम माध्यम भर देते हैं। तो एक डाइलेक्ट्रिक कंसेप्ट आएगा और उसे मैं डिस्कस करूंगा किसी और वीडियो में। जब मैं डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा ज़्यादा डिटेल डिस्कशन करूंगा, लेकिन थोड़ा सा आइडिया यहाँ भी देने का प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं, यहाँ हम देख रहे हैं ये जो वैल्यूज हैं, ये एप्सिलॉन जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो डेफिनेशंस होती है के, वो होती है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन जो होता है वो हमारा हो जाता है के एप्सिलॉन नॉट, और के को कहते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हम 12th से डेफिनेशन पढ़ते आए हैं, 12th स्टैंडर्ड से। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम को अगर हम परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस से डिवाइड करते हैं तो हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ इसे रिप्लेस कर देते हैं तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि ई की जो वैल्यू है वो हमारी ऑक्टेन जो हो जाएगी, ये ई नॉट अपॉन के हो जाएगा फॉर्मूले में। वो किस तरीका से कि जब हम एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट के कर देंगे तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ये ई नॉट हो जाएगा। ई नॉट का मतलब है जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ पे फ्री स्पेस था और के से डिवाइड हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, तो यहाँ से हम कह सकते हैं के सदा हमारा 1 से बड़ा होता है, तो ये जो ई है ये सदा ई नॉट के मुकाबले छोटा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है जब माध्यम भर दिया जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। मैं इसे पे भी डिस्कशन दूंगा कि ऐसा कम क्यों होता है, थोड़ा सा आइडिया देने का प्रयास करूंगा, कभी डिटेल डिस्कशन बाद में दूंगा। यहाँ पे अगर हम इसी चीज को V पे देखें तो V में भी देख सकते हैं इसी चीज को। ये हमारे ई नॉट और वी नॉट है क्योंकि यहाँ पे माध्यम फ्री स्पेस है। तो V की वैल्यू हमारी जो होगी जब माध्यम में लेंगे तो ये हमारा एक्सप्रेशंस बन जाएगा QD अपॉन ए, और एप्सिलॉन को लिख लेंगे एप्सिलॉन नॉट के, और ये वी नॉट हो जाएगा। वी नॉट का मतलब जब माध्यम में डाइलेक्ट्रिक्स नहीं भरा था, तो V की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट अपॉन के, तो पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। तो V की जो वैल्यू है, क्योंकि K 1 से बड़ा है तो V जो होगा वो कम हो जाएगा वी नॉट के मुकाबले। तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर डिक्रीजेज व्हेन डाइलेक्ट्रिक्स इज इंट्रोड्यूस्ड। यहाँ से कॉन्क्लूजन्स क्या है कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही कम हो जाते हैं जब हमारा डाइलेक्ट्रिक्स फिल कर दिया जाता है माध्यम में। अब हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स कैसे फिल करते हैं और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्यों डिक्रीज होता है। तो डाइलेक्ट्रिक्स बेसिकली इंसुलेटर्स होते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन होती है कि डाइलेक्ट्रिक्स आर बेसिकली इंसुलेटर्स हुज बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे इंसुलेटर्स होते हैं जिनका बिहेवियर चेंज हो जाता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। तो अब जैसे हम क्या देखें कि एक हमने देखें किस तरीका से फॉर्मेशन होता है। मैं थोड़ी फिजिक्स समझा दूं, ये तो सब मैथमेटिक्स था, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। ये हमारा न्यूक्लियस है जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना है, और इसके चारों तरफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेक्स्ट ऑर्बिट में जो है वो हमारे 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सपोज किया ये हमारा एटम है, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। मैंने ले लिया कि किसी ऐसा हमने न्यूक्लियस डिस्कस करने के लिए ले लिया है जिसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है। ऑब्वियस है 10 इसमें प्रोटॉन्स होंगे। इसके ऊपर हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें। इसको किस में रख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नेगेटिव चार्ज है, ये तो इधर की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन का वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि हम सब इस बात से वाकिफ है कि फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना, Q इंटू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर Q पॉजिटिव है तो फोर्स उधर की तरफ लगेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है,
और Q अगर नेगेटिव है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट दिशा में लगेगा। अगर Q पॉजिटिव है और E की तरफ जो दिशा है वही F की दिशा होगी, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा और नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट दिशा में। तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम इस तरीका से पोलराइज्ड हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ को शिफ्ट होगा और नेगेटिव चार्ज इधर को। ये हमारा जो सिस्टम बना वो कैसा हुआ, क्योंकि इस प्रोटॉन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो सेंटर पे थी वो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि दोनों जो क्लाउड है इलेक्ट्रॉन का पूरा शिफ्ट होगा इधर की तरफ, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और जो प्रोटॉन है उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे था वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, ये डाइपोल बन गया, क्योंकि चार्ज यहाँ भी न्यूट्रल था। न्यूट्रल क्यों था कि जितना इलेक्ट्रॉनों पे नेगेटिव चार्ज है उतना ही प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पूरा का पूरा एटम हमारा न्यूट्रल है। जब इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रोटॉन की राइट को शिफ्ट हुई, इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव इधर की तरफ शिफ्ट हुई, तो अभी भी हमारा पूरा का पूरा चार्ज जीरो ही रहा। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पर फोकस ना होकर शिफ्ट हो गई, दोनों की पॉजिटिव चार्ज की एक तरफ को शिफ्ट हो गई और नेगेटिव की दूसरी तरफ को शिफ्ट हो गई। ये डाइपोल बन गया। और ये डाइपोल कैसा है, ये नेचुरल नहीं था, ये इंड्यूस्ड डाइपोल है, क्योंकि हमने क्या किया है, इंड्यूस किया है। ये स्वाभाविक नहीं था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के कारण ऐसा हुआ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है इन प्लेटों के कारण। और यहाँ डाइपोल, यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक्स भर रखा है, तो ऐसे डाइपोल यहां बन जाएंगे इस सिस्टम के अंदर। अब ये क्या करेंगे, ये हमने एक कंसीडरेशन के लिए एक ले रखा है। अगर आप 12th स्टैंडर्ड की किताबें देखेंगे तो जब डाइपोल को में रखते हैं तो इस तरीका के डायग्राम आपको बने दिखेंगे बुकों में। एक आध नहीं, बहुत सारे दिखाते हैं वो। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज देखें किधर की तरफ को होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ को शिफ्ट होगा, नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ को। तो इस तरीका के बहुत सारे डाइपोल इसमें बन जाएंगे। अब ये करेंगे क्या, डाइपोलों से क्या प्रभाव पड़ेगा, इन डाइपोलों से एक इलेक्ट्रिक फील्ड खुद से जनरेट होने लगेगा। वो क्यों, क्योंकि जो हमारे डाइपोल बना है ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इधर है, तो पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ को जाएगा और नेगेटिव के कारण भी इधर की तरफ ही जाएगा। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होंगे, एक ही दिशा में, अपोजिट दिशा में। और जितने हैं डाइपोल ज्यादा होंगे उतना ही इस तरीका के इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ज्यादा कम होगा, अगर यहाँ पे हमारी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा था जिस दिशा में, उसकी अपोजिट दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। एक बार फिर से समझें और फिर से समझने का प्रयास करें पूरी कहानी कैसे हो रही है। कि हमने यहाँ पे माध्यम में डाइलेक्ट्रिक्स को भर दिया है। अब देखना चाहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक से पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड कम क्यों हो जाता है। हमारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या है कि जब हम डाइलेक्ट्रिक्स को फिल कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ कम क्यों हो रही है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो हमारे डाइलेक्ट्रिक्स जो हमने फिल किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उनका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाते हैं और वो इंड्यूस डाइपोल बन जाता है। उस इंड्यूस डाइपोल के कारण एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है और वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अप्लाई हो रहा है प्लेटों के कारण उसका पुश करता है और उसके अपोजिशन से जो नेट स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कम हो जाती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है ओवरऑल। ये तो हम देख रहे थे यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो गई कई टाइम्स। तो क्या हम देख रहे हैं इसमें ऐसा क्यों हुआ, ये यहाँ से फिर से समझे एक बार। ये इसलिए हुआ कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके इन प्लेटों की वजह से डेवलप हो रहा है, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ उसने क्या किया, प्रोटोनों को, जो हमारे डाइलेक्ट्रिक्स थे उसके प्रोटोनों को राइट को शिफ्ट कर दिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, और जो इलेक्ट्रॉन है उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। तो इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की शिफ्ट हो गई। ये हमारा नेट एटम अब भी न्यूट्रल था, नेट एटम अब भी न्यूट्रल है, लेकिन अब बिहेवियर मॉडिफाई हो गया। बिहेवियर क्यों मॉडिफाई हुआ, क्योंकि इस केस के अंदर जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा था तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यही थी और इलेक्ट्रॉनों की भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही थी, तो तब तक डाइपोल नहीं बन रहा था। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ उसने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया और नेगेटिव चार्ज को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पैदा हो गया।
और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया जो अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड या प्लेटों का उसका अपोज करेगा और लाइन ऑफ फोर्सेजों की जो स्ट्रेंथ है उसको कम करने का प्रयास करेगा क्योंकि अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, पॉजिटिव से दूर जाता है, और नेगेटिव के कारण नेगेटिव की तरफ आता है। और जो हमारा ये फील्ड जो हमने अप्लाई कर रखा था वो इधर की दिशा में था और जो अपोज कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वो इधर की दिशा में। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ कम रहती है इसके मुकाबले। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फिर भी किधर की तरफ बना रहता है, इधर की तरफ, लेकिन पहले के मुकाबले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है। और उसी तरीका से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कम हो गया तो पोटेंशियल अपने आप कम होगा क्योंकि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड घटा तो पोटेंशियल भी अपने आप स्वाभाविक कम हो गया, और जब पोटेंशियल कम हो गया तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक्स के फिल करने से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों की वैल्यू कम हो जाती है और कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। तो यहां से हम क्या देखेंगे, ये चीजें मैं कंसेप्चुअल समझाने की कोशिश कर रहा था। ये ई जब है जब डाइलेक्ट्रिक्स अप्लाई किया है, ई नॉट जब है जब फ्री स्पेस है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। वी बराबर वी नॉट बाई के में वी नॉट पोटेंशियल जब है जब तक हमारा डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं किया, फ्री स्पेस है, और वी पोटेंशियल जब है जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का इंट्रोड्यूस हो गया डाइलेक्ट्रिक्स। तो ये दोनों वैल्यू घट जाती हैं। लगातार कंपटीशंस के इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये काफी डिस्कशन का टॉपिक रहता है। पूरे देश के जितने भी इंटरव्यू होते हैं उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होता है जो हमसे पूछता है कि डाइलेक्ट्रिक्स के इंट्रोडक्शन के बाद किस तरीका से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल प्रभावित होते हैं, उनकी वैल्यू क्यों कम हो जाती है। तो ये आपको पूरा कंसेप्चुअल समझाना पड़ेगा। इसी प्रोस्पेक्ट्स में मैं इन सब चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि फोर्स कैसे लगेगा, ये प्लेट और इन प्लेटों के बीच, दोनों के बीच में फोर्स कैसे कैलकुलेट करें। तो फोर्स कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि हम F बराबर Q इंटू ई से जाते हैं। जब भी हम फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फोर्स को सदा Q इंटू ई से कैलकुलेट करते हैं। तो आप बता दें इसमें कोई कंसेप्चुअल कोई बात ऐसी है जो समझ नहीं आई हो तो। एक कंसेप्चुअल बात जो यहाँ मुझे बतानी थी उसे भी मैं क्लियर कर दूं कि जब हम कैपेसिटेंस को Q अपॉन V ले लेते हैं तो Q जो चार्ज है वो हमारा मीजर होता है कूलम में, चार्ज इज मीजर्ड इन कूलम, और V मीजर होता है हमारा वोल्ट में। और कूलम अपॉन वोल्ट जो है वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों, फेरड। फेरड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। फेरड एक बड़ी यूनिट है, तो हमारी जो यूनिट है फेरड बड़ी, उसके मुकाबले हम छोटी यूनिटें यूज करते हैं, माइक्रो फेरड या हमारे पिको फेरड। इस तरीका की जो कम कैपेसिटी के कैपेसिटर हम जनरली यूज करते हैं क्योंकि एक फेरड बहुत बड़ा होता है। तो फेरड लार्ज यूनिट है, तो हमारे पास मिली फेरड, ये 10 की पावर -3 फेरड, माइक्रो फेरड 10 की पावर -6 फेरड, नैनो फेरड 10 की पावर -9 फेरड, पिको फेरड 10 की पावर -12 फेरड। तो ये कुछ स्मॉलर यूनिट है जो हमारी यूज होती हैं। तो कैपेसिटेंस का मात्रक जो होता है वो फेरड होता है, और हम इस तरीका से इसे ले सकते हैं कि अगर हमारा 1 कूलम का हम चार्ज दें प्लेट पे और पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट डेवलप हो रहा है तो कैपेसिटेंस 1 फेरड होगी। इस तरीका से इसको लेके चल रहे होते हैं। एक क्वेश्चन जो इंटरव्यू का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसे मैं चाहूंगा कि आपके सामने डिस्कस करूं, क्योंकि कंसेप्चुअल चीज़ों को जरूर समझने का प्रयास करें, पूछी जाती हैं इंटरव्यू में। एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि जब हम Q को बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखें कि V जो है वो खुद भी फंक्शन Q का है। बच्चे क्या सोच रहे होते हैं, C बराबर Q अपॉन V, तो Q राइज हो रहा है तो C बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होता, C पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता Q का। क्यों नहीं पड़ता, कि V इटसेल्फ इज द फंक्शन ऑफ Q। यहाँ पे आप देख सकते हैं V जो है वो Q का फंक्शन है। तो इसे कैपिटल Q से दिखाएं, स्मॉल q से दिखाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Q चार्ज है जो प्लेट को दिया गया है। तो यहाँ पे Q के बढ़ाने से पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और पोटेंशियल क्योंकि Q बढ़ेगा तो V भी उसी हिसाब से प्रोपोर्शनल बढ़ जाएगा Q के बढ़ाने से, इसलिए कैपेसिटेंस बढ़ता नहीं है, चेंज नहीं होता।
तो इंटरव्यू में पूछा जाता है लगातार। तो फिर कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है उस चीज़ को भी देखें। फोर्स देखें, प्लेटों के बीच किन किन फैक्टरों पर निर्भर करेगा। तो जब हम कैपेसिटेंस को निकालने चलेंगे यहाँ पे, तो सी की वैल्यू यहाँ से देखें हम, सी हमारा क्यू अपॉन वी है, तो क्यू अपॉन वी की वैल्यू ले लें, और वी हमारा है यहाँ क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू से क्यू कैंसिल कर दें तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कैपेसिटेंस का, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द कैपेसिटेंस। तो यहां देख रहे हैं हम कि चार्ज पर निर्भर नहीं कर रहा है। कैपेसिटेंस इज नॉट चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द चार्ज। किसका फंक्शन है? एप्सिलॉन नॉट का फंक्शन है। मैं यहां दिखा रहा हूं, दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट किसकी प्रॉपर्टी है? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। मीडियम फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट आ गया। एरिया ऑफ द प्लेट, अगर प्लेट का एरिया बड़ा है तो कैपेसिटेंस जो है वो हमारा ज़्यादा होगा, क्योंकि चार्ज ज़्यादा स्टोर कर लेगा अगर प्लेट का एरिया ज़्यादा होगा। डी हमारा कम होगा तो आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़्यादा पास करेगा। अगर डी हमारा कम होगा, लाइन ऑफ फोर्सेस को कम डिस्टेंस चलना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो एनर्जी स्टोरेज बढ़ जाएगा। तो हमारी कैपेसिटेंस एरिया पे और जो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स है उन पर निर्भर करती है, और एक माध्यम पर निर्भर करती है। जब हम डाइलेक्ट्रिक्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो सी जो है ये तो हमारा फ्री स्पेस में हो गया, सी इन फ्री स्पेस। जब माध्यम की जगह पे क्या है? फ्री स्पेस है, यहाँ पे कुछ भी माध्यम नहीं भरा गया है। और अगर अब मीडियम भरा गया है तो एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर देंगे एप्सिलॉन से, तो सी हमारा हो जाएगा माध्यम में एप्सिलॉन ए अपॉन डी। सी की वैल्यू हमें जो ऑब्टेन होगी वो होगी बच्चों एप्सिलॉन ए अपॉन डी। और एप्सिलॉन को हम क्या लिख पाएंगे? एप्सिलॉन को लिख पाएंगे के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। और एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो गया सी नॉट, तो सी की वैल्यू आ गई हमारी के इंटू सी नॉट। जहां सी क्या है? कैपेसिटेंस है, जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस हो गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, और सी नॉट क्या है? कैपेसिटेंस है फ्री स्पेस में। तो यहां से हम क्या सीख रहे हैं कि कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, पोटेंशियल 1 के टाइम्स कम हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1 के टाइम्स कम हो जाता है। कब? जब हम डाइलेक्ट्रिक को फील करते हैं। यहाँ तक कोई बात ऐसी तो नहीं जो समझ नहीं आई हो। अब चलते हैं फोर्स निकाल लें, फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स। तो एक सब हेडिंग दें इसका, फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स। फोर्स निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा? फोर्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है हमारा, उसी से जाएं। फोर्स जो होता है वो होता है हमारा Q इंटू ई। अगर चार्ज Q है और इलेक्ट्रिक फील्ड E उस पर अप्लाई हो रहा है तो फोर्स की जो वैल्यू होगी वो Q इंटू ई होगी। अब हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को क्या लें, चार्ज की वैल्यू को क्या लें। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, एक गलती जो जनरली बच्चे यहाँ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लेने में, वो दोनों प्लेटों का एडिशन करके ले लेते हैं। वो नहीं लेना है। क्या करें, चार्ज तो रखें ये Q और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ले लें, इस प्लेट का। या आपके पास दूसरा विकल्प क्या है, इसका चार्ज ले लें -Q और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ले लें। क्योंकि प्रभाव कभी भी खुद के कारण नहीं होता, प्रभाव दूसरे का पड़ता है। इस बात को समझें, फिर से समझें कि आपके पास विकल्प क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चे क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं, इस फॉर्मूले को सीधा इसको ले लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेटों का ले लिया। दोनों का नहीं लेना है, एक का लेना है। क्यों? क्योंकि एक का चार्ज लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे का लेंगे, जब तो फोर्स पता चलेगा। क्योंकि खुद का खुद पर कोई असर नहीं होता। अगर कोई चार्ज है तो उसका उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पर कोई असर नहीं होता, फिर किसका होता है? दूसरी प्लेट का। तो चार्ज तो हमने क्यों लिया इस प्लेट का,
अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ले लें, कितना होगा, Q इंटू ई। ये से अपनी तरफ को खींच रही है प्लेट नेगेटिव वाली, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, -Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। या आप क्या कर सकते हो, इसमें फोर्स को ले सकते हो -Q, ये नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ले लो, वो कितना है, Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, -Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। यहां भी देख लो, दूसरे तरीका से निकालोगे तब भी सेम ही आएगी। Here नेगेटिव साइन shows that, क्या शो कर रहा है नेगेटिव साइन, फोर्स इज अट्रैक्टिव। फोर्स की नेचर कैसी है, अट्रैक्टिव है। और क्यों नहीं होगा अट्रैक्टिव, फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। क्योंकि यह चार्ज पॉजिटिव है, इधर चार्ज नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए माइनस साइन यहां पर अट्रैक्शन बता रहा है। मैं फिर से बता रहा हूं गलती कहां होती है, कहां नहीं करनी है गलती। -Q चार्ज ये ले लें, इसका नेगेटिव चार्ज सबसे आसान है, -Q चार्ज ये ले लें और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ले लें, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को Q अपॉन ए रखते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, चार्ज इसका ले लें +Q, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें, वो माइनस होगा, तो Q इंटू -E करते हैं। नेगेटिव क्यों कर रहे हैं, अट्रैक्शन को बता रहा है, क्योंकि यहाँ के चार्ज को ये नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेगा और ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, तो फोर्स कैसे होंगे, अट्रैक्टिव होंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फोर्स लगेगा वो नेगेटिव होगा, अट्रैक्टिव होगा। अब हम देखें कि पहले हम मान लें कि ये प्लेट हमारी बिल्कुल क्लोज थी, ऐसे थी, और बाद में हमने इन्हें फोर्स लगा के, अब हमें क्या हो रहा है कि अगर ये बहुत पास थी और इन्हें दूर ले जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क करना पड़ेगा। तो हम कैसे चलें, वर्क कैसे कैलकुलेट करें, और वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म होती है। तो dW कितना हमारा यहां हो जाएगा, हाँ जी कोई बताएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और F और D के अंदर, D यहां पे दोनों के बीच का सेपरेशन है जो बाद में होना है, और F फोर्स लग रहा है, तो इस वैल्यू को हम क्या लिख पाएंगे, देखें, देखो ध्यान दो मेरी बात पे, फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आप ऐसे करना चाहते हो, फोर्स ऐसे लगा हुआ है, तो फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल बनेगा, 180 का। यहां पर आप ले सकते हैं FD cos पाई, क्या लिखते हो, फोर्स एंड D आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल कहते हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन कहते हैं। एंटी पैरेलल का भी मतलब यही होता है, अपोजिट इन डायरेक्शन। ये हमारा सिंपली क्या आ जाएगा, -FD। इसको सिंपली वर्क कह दें, क्योंकि अगर हम यहां से चलेंगे तो इसे ऐसे करके चलेंगे, पहले dW को लिखेंगे F, और यहाँ D की जगह पर, क्योंकि सीधा सेपरेशन T नहीं था, शुरू में S ले लेंगे, ऐसे ले सकते हैं इसे, F.S, ये हमारा आ जाएगा FS cos पाई, तो ये हमारा बन जाएगा -FS। और थोड़ा बेटर करना है तो इसको DS ले लो, क्योंकि हमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी देनी पड़ेगी वर्क निकालने के लिए। तो DS शुरू में कितना था, फोर्स तो कांस्टेंट है,
देखें फोर्स कांस्टेंट क्यों है, क्यू कांस्टेंट है, चार्ज जो भी गिवन है, ए कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो फोर्स कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन से देखो ये तो बाहर आ गया। और ds हमारा कहां से कहां तक जाना है, शुरू में डिस्टेंस 0, बाद में d होनी है। तो ये हमारी वैल्यू कितनी बन गई, -ft बन गई है। क्योंकि सीधा हम -ft क्यों नहीं लेना चाहेंगे, या तो हम सीधा भी लिख सकते थे, लेकिन ये प्रॉपर तरीका है, क्योंकि शुरू में डिस्टेंस जो है वो क्या माने कि हमने केवल उसे ds चेंज किया, और बाद में ds को कहां से कहां तक ले जाए, शुरू में वो बिल्कुल पास थी प्लेटें में, 0 पे थी और फिर d तक गई, तो s की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 से d जाएगी। फोर्स कांस्टेंट है, तो हम सिंपली से ऐसे भी लिख सकते थे, W बराबर -f इंटू डी, वो यही तो आ गया, -f इंटू डी। -f कितना हो गया हमारा, q² अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और ये एक्सप्रेशन हमारा कन्वर्ट हो गया q² अपॉन 2c में, क्योंकि हम पहले दिखा चुके हैं कि c की वैल्यू कितनी है हमारी, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी। तो फॉर्मूला क्या आ गया W का, q² अपॉन 2c, और q होता है हमारा cv, तो इसको हाफ cv² भी लिख सकते हैं, या इसको हम हाफ q इंटू वी भी लिख सकते हैं। और वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। वर्क इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। वर्क की किस फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो यहां से फॉर्मूला हमारा कौन सा आ गया, U बराबर q²/2c, U बराबर हाफ cv², और इसे हाफ qv भी लिख सकते हैं। ये तीनों एक ही फॉर्म में, ये है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। अब हम यहां से U की वैल्यू को यहां से देखें, U को अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम हाफ C की वैल्यू कितनी है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, इसका स्क्वायर, नहीं इसका स्क्वायर क्यों होगा, हाफ cv² करोगे ना, हाफ एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी इंटू v², हाफ cv² हो गए, और v हमारा कितना है, हाफ एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, और v हमारा ed, e² d²। तो ये फॉर्मूला बन गया हाफ एप्सिलॉन नॉट e² a इंटू डी। यहां d² है बट ये d कर रहे हो, तो ये कितना बन जाएगा, d रह जाएगा एक, तो एनर्जी स्टोर कितनी बन गई, U इक्वल टू U अपॉन AD इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट e²। और ये फॉर्मूला किसका बन गया बच्चों, एनर्जी डेंसिटी UE इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट e²। दिस इज सेड टू बी एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि A इंटू डी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। भाई एरिया को देखो, ये तुमने एरिया ले लिया प्लेट का और इस D से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां जितना वॉल्यूम है उपलब्ध जिसमें एनर्जी स्टोर हो रही है वो निकल गया हमारा, इसको कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा हाफ एप्सिलॉन नॉट e²। और अगर माध्यम है तो एप्सिलॉन नॉट को किससे भर दोगे, ये किसमें है, इन फ्री स्पेस, जब माध्यम नहीं भरा हुआ। और अगर माध्यम भरा हुआ है इन मीडियम, ये हमारा बन जाएगा हाफ एप्सिलॉन इंटू e²। तो मीडियम के अंदर
जो एनर्जी डेंसिटी है उसका फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, और अगर हमारा फ्री स्पेस है तो उसके अंदर एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, जहां ई इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एक क्वेश्चन कंपटीशंस में लगातार पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि डायमेंशन निकालिए हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कंपटीशन में, इसकी डायमेंशन। तो इसका शॉर्टेस्ट मेथड क्या होगा, वो यहां से निकल सकता है। ये एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर क्या है, एनर्जी डेंसिटी। मींस एनर्जी डेंसिटी का मतलब ईडी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये वॉल्यूम है नीचे, और ई क्या है, एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी की डायमेंशन निकाल लोगे। एनर्जी की कैसे निकलेंगी, तो एनर्जी हमारी होगी एम सी स्क्वायर से निकाल लो। एम सी स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर टी माइनस 2, या हाफ एम वी स्क्वायर से निकाल लो। मास की तो एम होगी और वी की होगी एल टी माइनस 1। तो हाफ एम वी स्क्वायर की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। वॉल्यूम जो होगी वो एल क्यूब होगी, इसे डिवाइड कर दो एल क्यूब से। अब इस ये डायमेंशन जो आ गई वो कितनी आ गई, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। तो इस तरीका के क्वेश्चंस जो है इस पर पूछे गए हैं। तो यहां एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता चला कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चला अंदर कितना होता है, एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमें पता चली कि जो एनर्जी होती है वो पता चली कि एनर्जी की वैल्यू हाफ सी वी स्क्वायर होती है, या हाफ क्यू स्क्वायर बाई क्यू सी होती है, या हाफ इंटू क्यू वी होती है। ये हमारे फॉर्मूले आए एनर्जी के। साथ साथ ये पता चला कि जो एनर्जी डेंसिटी है उसकी वैल्यू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है। ये भी पता चला कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की डायमेंशन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से इतनी निकलेगी। ये भी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। और साथ साथ ये भी पता चला कि जब डाइलेक्ट्रिक्स को फिल कर देते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाती है। साथ साथ ये भी देखें कि एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक चीज जो मैं लास्ट में इसमें डिस्कस कर रहा हूं वह है इफेक्ट ऑफ एनर्जी, इफेक्ट ऑन एनर्जी ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक्स। तो हमारा U कब जब डाइलेक्ट्रिक्स लगा दिया हमने तो क्या होगा, हाफ सी वी स्क्वायर होगा। तो हाफ माध्यम के भरने पर कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगा। मैंने अभी प्रूव किया था कि कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। और पोटेंशियल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वी नॉट अपॉन के स्क्वायर। कैपेसिटेंस के टाइम राइज हो जाएगा। सी नॉट क्या है, कैपेसिटेंस जब माध्यम नहीं है, फ्री स्पेस है। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। वी जो है 1 अपॉन के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो ओवरऑल जो एनर्जी है उसमें देखें क्या प्रभाव पड़ा, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर अपॉन के। तो एनर्जी हमारी यू नॉट अपॉन के हो जाएगी। तो यहां से हमें अगर हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करने की कोशिश करें तो क्या क्या कंक्लूजन्स हैं। कंक्लूजन्स ये है कि डाइलेक्ट्रिक्स के अप्लाई करने पर चार्ज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो इसका चार्ज था प्लेट के ऊपर वो सेम ही रहता है। चार्ज रिमेन्स अनअफेक्टेड किसके कारण, डाइलेक्ट्रिक्स के कारण। क्यू जो है वो ऐसी क्वांटिटी है, डाइलेक्ट्रिक्स के इंट्रोडक्शन पे क्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अनअफेक्टेड रहती है। वी पोटेंशियल घट जाता, वी नॉट अपॉन के हो जाता है। वी नॉट कब था, जब पोटेंशियल वी नॉट जब है जब फ्री स्पेस है, और वी नॉट बाई के कब हो गया, जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया। तो पोटेंशियल 1 अपॉन के टाइम्स कम हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या प्रभाव पड़ा, ई जो है ई नॉट अपॉन के हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन के टाइम्स कम हो जाएगा।
और एनर्जी जो है वो U0/K हो जाएगी। तो ये हमारे क्वेश्चन हैं जो लगातार पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन्स में। मुझे उम्मीद है कि ये जो लेक्चर था वो निश्चित तौर से आपके कंसेप्टों को इनरिच करेगा, और जो इसमें चीज़ें बताई गई हैं वो सभी ऐसी हैं जो कॉम्पिटिशन्स में रेगुलर इंटरवल पर पूछी जाती रहती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।